दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रतिभा नमन के 23वें एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो एक बहुत अच्छा स्कूल है, होशंगाबाद का टॉप 5 में आता है स्कूल। ऐसे स्कूल के डायरेक्टर हैं। सोपास प्राइवेट स्कूलों की जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, व्यवसायी भी रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आज आपको मैं मिला रहा हूं, जिन्होंने समाज सेवा में बहुत काम किया है और कई पुरस्कार हासिल किए हैं प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के। वे हैं डॉक्टर आशीष चटर्जी, होशंगाबाद स्प्रिंगडेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल होशंगाबाद के डायरेक्टर हैं आशीष चटर्जी। हम बात करेंगे आज आशीष चटर्जी से और जानेंगे उनकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था चैम्प्स फन स्कूल। एक किराए के कमरे से स्टार्ट किया था एक स्कूल और आज उनका एक भव्य स्कूल 5 एकड़ में फैला हुआ है। आशीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आशीष जी, मैं आपसे सर्वप्रथम जानना चाहूँगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी, पिताजी शासकीय सेवा से रिटायर हुए हैं, माताजी होम मेकर हैं और हम 2 भाई हैं, मैं और सुभाषीष जी। हमारे परिवार में विवाह के बाद में हम दोनों भाइयों की 2 संतानें हैं। अच्छा। एक बिटिया एक बेटा और पूरा 10 लोगों का एक यूनिट है। बहुत बढ़िया। पैंडेमिक ने अभी हम लोगों को बताया है कि परिवार क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिट है, जो सबसे सिक्योर यूनिट है, जिसको हम किला कह सकते हैं जी, वो है फैमिली। बिल्कुल। तो मैं एक ऐसे आदर्श परिवार का हिस्सा हूँ जो बहुत क्रिएटिव है और जो बहुत पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ती हैं। बहुत बढ़िया। और सभी लोग मिलकर के बहुत सारा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आशीष जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा आपके बचपन के बारे में, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। जी, पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे। स्कूलिंग हमने स्टार्ट किया सतना से। अच्छा। उसके बाद होशंगाबाद आना हुआ। होशंगाबाद में क्लास 4 से लेकर के क्लास 10th तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में मैंने आगे की तैयारी के लिए, चूँकि मैं फ़ौज में जाना चाहता था, अच्छा, एनडीए की तैयारी के लिए मैं अपने मामा के पास में आगरा में गया। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर वहाँ पर पढ़ाई की और फिर वहीं पर मैंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की और साथ ही साथ फिर मैंने व्यवसाय का काम भी वहाँ शुरू कर दिया था। आपने केमिकल फैक्ट्री भी डाली थी पढ़ाई करते करते, उसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली चूँकि फ़ौज में जाने का विचार था, एनडीए क्लियर करके वहाँ फ़ौज में जाने की सोच के साथ में था, लेकिन कुछ एक ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने ये बताया कि फ़ौज में 71 के बाद से कोई जंग नहीं हुई है और जिस तरह का आपका टेम्परामेंट है उस टेम्परामेंट के हिसाब से फ़ौज में हो सकता है आपको कहीं कुछ अच्छा बुरा लगे। तो वर्तमान में 88-89 की जो स्थितियाँ थी, तब मुझे ये बोला कि आप कोई दूसरा काम देखिए। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ दूसरा देखना है, तो दूसरा देखने में मुझे व्यवसाय का कार्य जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। अच्छा अच्छा। जो फौजी जैसा ही होता है। हाँ हाँ। तो मैं व्यवसाय की तरफ आकृष्ट हुआ और चूंकि मामा जी ने पहले केमिकल व्यवसाय किया हुआ था, अच्छा, तो उनकी सहायता से फिर मैंने केमिकल का एक फैक्ट्री वहाँ पे आगरा में केमिकल फैक्ट्री, और वो भी बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का काम करते थे। हम लोग एडिटिव केमिकल्स बनाते थे फॉर वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो वो एक बहुत स्पेशलाइज काम था। उस काम को करने में बहुत मज़ा आया उस समय और बहुत सारा कुछ उसको मैंने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाया था। अच्छा 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 जी। उसके बाद जर्नी आगे कैसे चली? जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग तो हमेशा ही बहुत छोटी सी होती है और वो छोटी सी जर्नी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसमें बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अनसक्सेस, ये सब जुड़ी हुई होती हैं। ये सारी की सारी रेसिपी मिलकर के एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व भी बनाती है, इंटिटी भी बनाती है। तो वो वही वैसा होता चला गया।
ऑल इंडिया लेवल पे लगभग 20 डीलर्स थे हमारे। अच्छा जी, और उनको लेकर के काम 95-96 तक, तो 91 में मैंने स्टार्ट किया था। मुझे डेट भी याद है, सितंबर 13, 1991। अच्छा, मैंने अभी सितंबर निकल गई है। हाँ, सितंबर 13, 2021 को अपने जीवन के 30 कार्यकारी वर्ष पूरे किए हैं। बहुत बढ़िया जी, ग्रेट। तो इस पूरी जर्नी के दौरान व्यवसाय का काम करने में बहुत अच्छा लगा। बहुत चैलेंजिंग जॉब है और बहुत नए नए चीज़ों को करने का मौका मिला। हम लोग जो हीट एक्सचेंजर्स थे उसके लिए केमिकल्स बनाते थे और कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई हैं जो बिल्कुल हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं बनाता था। अच्छा। लोगों को समझाना, लोगों को बताना कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है, लोगों के वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना कि अरे इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया, आप कैसे करेंगे। अच्छा, और उसको सक्सेसफुली करना, उसके प्रति विश्वास लोगों का प्राप्त करना। और सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ में जो था वो ये था कि जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ कर रहे होते थे तो तब ऐसा लगता था कि हम इस विश्व को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो वो एक बहुत सेटिस्फाइंग जॉब था। उस काम को करने में मुझे बहुत आनंद आया। अच्छा, उसके बाद आप वापस होशंगाबाद आए। जी। दोस्तों, एक बात मैं आपके परिचय में बताना आपको भूल गया कि आप शुरू से एक पॉजिटिव थिंकर रहे हैं और पॉजिटिविटी कैसे हमें सफलता दिलाती है और कैसे सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा जाता है सकारात्मक सोच के सहारे, उसका एक जीता जागता उदाहरण है आशीष चटर्जी। आशीष जी, जब आप होशंगाबाद लौटकर आए, केमिकल फैक्ट्री उस समय आप रन कर रहे थे जी, और उसी दौरान कोई दुर्घटना आपके साथ हुई थी। जी। उस दुर्घटना के बारे में दर्शकों को बताया और उस दौरान आपने किस तरह अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखी और उन पॉजिटिविटी के सहारे आप सफलता के मुकाम हासिल करते गए, उस बारे में बताइए। जी, एक्चुअली मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर हमेशा ये चाहते थे कि मैं वापस घर पे आकर के यहाँ पे कुछ करूँ। तो इस सोच के साथ में मैं वापस आया था। और उस आकर के मैंने फिर भोपाल में एक मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया था। और करने के बाद में मैं भोपाल से वापस लौट के आते समय एक ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हुआ जिसमें मेरे पैरों को नुकसान पहुँचा। अच्छा। बायां पैर तो चला गया उस एक्सीडेंट में, दाएं पैर में भी बहुत सारी चोट आई और उसके कारण मुझे लगभग 3 साल तक बिस्तर पे रहना पड़ा। काफ़ी ऑपरेशंस हुए। हाँ। मेजर ऑपरेशंस 7-8 हुए होंगे और ओवरऑल 20 के आसपास हुए ऑपरेशंस मेरे हुए इस दौरान। तो 3 साल तक आपको आराम करना पड़ा, ऑन बेड रहना पड़ा? हाँ, 3 साल में 3x6 के बेड पे ही था। अच्छा। 29 साल से 32 साल की आयु मैंने उसी बेड पे बिताई है। हाँ। उस ड्यूरेशन में आपने कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाई हैं? उस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारा क्रिएटिव काम किया। मतलब जो जीवन का जो स्वाध्याय का जो मेरा समय है, मैं कहूँ कि उसमें एक पूरा बहुत सारा समय मैंने रीडिंग में दिया है। अच्छा। बहुत सारे विषयों में पढ़ा है, बहुत सारे विषयों में पढ़ा। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत स्पीड से पढ़ता था तो जो किताबें जो भी उपलब्ध हो जाती थी मैं सब पढ़ लेता था। अच्छा। हाँ, मतलब कोई इसमें विशेष ये नहीं था कि ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है या नहीं है। अच्छा। कोई भी किताब मिलती थी तो उसको पढ़ा, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। ईश्वर ने मेमोरी अच्छी दी है तो वो सब बहुत सारा कुछ उसमें विवेचना करने के बाद में तो वो मैं समझता हूँ कि जीवन की एक ऐसी डिग्री मुझे मिली, ऐसी एक तपस्या ईश्वर ने मुझसे उस समय पे करवाई जिसमें कि जीवन को एक अलग तरीके से देखने का मुझे अवसर मिला। एक अलग चेतना जागृत हुई। बहुत बढ़िया। और उस दौरान मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और ट्यूशन भी मैंने बड़े क्वालिटेटिव तरीके से बच्चों को ये लिया और बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने मेरिट अचीव किया एंड जो उस समय के जो मेरे बच्चे थे आज वो लगभग सभी लोग सफल हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। अच्छा। मतलब मुझे ऐसा एक भी बच्चा नहीं दिखता है जिसने कि कहीं कोई बहुत सामान्य सा जीवन में किया हो। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसको अभी राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार मिलेगा अगले मार्च को। अच्छा। वो IIT से PhD कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये उसी समय पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे आपके? पढ़ाए हुए स्टूडेंट। अच्छा। मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी मिलान में है, वो भी PhD कर रहा है। अच्छा। और वो वहाँ पर उसने मास्टर्स किया, IIT से उसने एजुकेशन लेने के बाद मास्टर्स किया, करने के बाद में वही नौकरी भी कर रहा है। तो अच्छे हैं बच्चे, बहुत अच्छा। जो जिनको मैंने पढ़ाया है उनके पेरेंट्स भी
मुझसे आज तक जुड़े हुए हैं। अच्छा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझसे आज तक जुड़े हुए हैं कि जो ट्यूटरिंग जो हुई थी वो उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा तार झंकृत कर गई उन बच्चों का। बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मेरे अंदर, उन बच्चों ने मेरे अंदर का शिक्षकत्व जगा दिया और उसको दिखा दिया कि हाँ ये ऐसे शिक्षक भी काम कर सकता है, एक व्यवसायी तो है ही, वहीं से फौजी मन से था। हाँ। और शिक्षक उन्होंने मुझे बना दिया। वहीं से चैम्प्स फन स्कूल जो आपने स्टार्ट किया था एक छोटे से किराए के कमरे में जी, उसकी शुरुआत मतलब दिमाग में वहीं से शुरू हो गई थी। हाँ, एक्चुअली उस समय पे जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, मैं 2001 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 2001 के बाद में दिसंबर से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तब तक बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके थे, उनके पास हाफ ईयरली के सर्टिफिकेट्स थे जिसमें कि वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। अच्छा। पेरेंट्स ने इस सोच के साथ बच्चों को भेजा कि अच्छा कुछ करेंगे, और मेरे पास अप्रैल तक का समय था क्योंकि उस समय अप्रैल में एग्ज़ाम्स होते थे। हाँ। तो उस दौरान बच्चों को कुछ अच्छा करना है, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी को देखकर मुझे लगा कि अगर मैं क्यूरियोसिटी मीट करने लग जाऊंगा तो इनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं एक डायरी मेंटेन करता था। उस डायरी में मैं नोट करता था कि तुम्हारी क्या क्यूरियोसिटी है, और वो सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता था। और उससे ज़्यादा मैं उनसे कहता था कि एग्ज़ाम्स के बाद में हम लोग बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स के बाद वो आ गए, बोले सर अब आपने कहा था कि उन क्वेरीज को लेकर के बात करना है, तो मैंने कहा चलो एक समर कैंप कर लेते हैं। और कुछ बच्चों को बुला लिया, उनको बुला लिया, एक समर कैंप किया, उसमें बहुत सारे विधाओं पे बच्चों को सिखाया। दैट वाज द फर्स्ट समर कैंप ऑफ होशंगाबाद। अच्छा। उसमें हमने कैम्पलिन कंपनी के लोगों को बुलाया, कैम्पलिन कॉम्पिटिशन किया था। तो उन्होंने बताया कि वाई डोंट यू स्टार्ट अ प्ले स्कूल इन होशंगाबाद। जी। उस समय दूसरा कोई प्ले स्कूल होशंगाबाद में नहीं था। उस समय कोई प्ले स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं था। हाँ। तो देन मैं और मेरे ब्रदर, हम दोनों ने कहा कि यस वी आर गोइंग, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन हमने उसको स्टार्ट किया इन 2002। द चैम्प्स फन स्कूल आनंद नगर में हमने उसको स्टार्ट किया था। एक छोटा सा मकान था, उस छोटे से मकान में हमने उस जर्नी को स्टार्ट किया, स्कूलिंग। और वहाँ से आपकी जर्नी 5 एकड़ के स्प्रिंगडेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक पहुँची। जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। 2002 में चैम्प्स, 2006 में स्प्रिंगडेल्स इंग्लिश मीडियम, 2009 में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सहयोग विशेष आवासीय विद्यालय, उसके बाद में 2012 में सद्भाव CWS एंड गर्ल्स हॉस्टल, एंड 2016 में ये स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये कैंपस। बहुत बढ़िया। ये एक तरह से देखा जाए तो एक चेंज जैसा दिखता है जी, लेकिन ये सब अलग अलग तरह की विधाओं से हैं। ये प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन से है, स्प्रिंगडेल्स इंग्लिश मीडियम ऑर्थोडॉक्स मेथड से है, सहयोग विशेष आवासीय विद्यालय वो स्पेशल एजुकेशन मेथोडोलॉजी से चलता है, सद्भाव CWS एंड गर्ल्स हॉस्टल इंक्लूसिव एजुकेशन से चलता है, यहाँ पर चाइल्ड सेंट्रिक मेथोडोलॉजी है। तो हर तरह की उसको स्वाध्याय से पूरा सेल्फ स्टडी से ये पूरा तैयार करना, एंड देन उसके बाद एक एक नया इंस्टीट्यूट डेवलप करना। अच्छा। उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि एजुकेशन में एक्सीलेंस के लिए अगर काम करना है तो हर तरह से देखना पड़ेगा, एंड देन उसको हर तरह से अलग अलग कैंपस में किया। अब जैसे चैम्प्स फन स्कूल निशान परिसर में ही है जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ की मेथोडोलॉजी बिल्कुल अलग है। और ये यहाँ जो है, यहाँ नर्सरी से लेकर के हम लोग 12th तक के एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग मेथोडोलॉजी है। बिल्कुल। तो अलग अलग चीज़ों को लेकर के उसके एक्सेलेंस तक पहुंचाना, उसके एपेक्स तक लेके जाना उसको, वो एक सोच थी। उसी सोच के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती चली गई। आज वो इतना बड़ा कैंपस है जी। अगर हम CBSE नॉर्म्स की बात करें तो वो तो 2 एकड़ में मान जाते हैं। बिल्कुल। उनके लिए जो रूम साइज़ है वो बहुत छोटा हो तो भी चल जाता है। रूम साइज़ मतलब उनका जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमने बड़े रूम बनाए। अच्छा। क्योंकि हमारे अपने खुद के पैरामीटर्स जो थे वो पैरामीटर्स इससे भी हाई हैं। बहुत बढ़िया। कि जो चीज़ वो लोग अपेक्षा करते हैं हम उससे कुछ बेहतर करके जो कल वो अपेक्षा करेंगे किसी समय में, हम उसे आज ही फुलफिल करके चल रहे हैं। अब वो कब करेंगे ये नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि हमारे पैरामीटर्स उनके पैरामीटर से वर्तमान में हाई हैं। बहुत बढ़िया। आपने जो प्रश्न पूछा उसमें कि ये कैसे जर्नी ये रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि
हम तो अपने कैंपस संभाल रहे थे। हमारे पास में चैम्प्स का कैंपस था, उसको हम संभाल रहे थे। पेरेंट ने हमसे अपेक्षा की कि वाई डोंट यू स्टार्ट क्लास 1। देन हमने वो स्टार्ट किया। देन वो MP बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल था। लोगों ने अपेक्षा की कि वाई डोंट यू स्टार्ट CBSE स्कूल। तो फिर हमने ये किया, हमने अपनी तरफ से उसमें जो एड ऑन किया कि उसमें एक्सेलेंस कैसे आएगा। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। अगर हम एक नया कैंपस डेवलप कर रहे हैं, यहाँ जिस जगह पर एक बहुत अच्छी तरह से खेती हो रही है, कुछ अन्न उपजाया जा रहा है, उस जगह पर अगर हम लोग एक बिल्डिंग बना करके एक बच्चों के लिए एक शिक्षालय तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी तपस्या की भूमि, तपोभूमि तैयार कर रहे हैं जहाँ पे आके बच्चे अपना जीवन तैयार करेंगे, तो उसमें अलग क्या होगा। हाँ, तो उसमें यही था कि सबसे बेस्ट जो कुछ किया जा सकता है, सबसे बेहतर जो कुछ किया जा सकता है, वो हम करेंगे, वो हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। आपने नाम भी इस तपोभूमि जोड़ रखा है शायद इस जी स्कूल के साथ। जी, तपस्या की भूमि जहाँ। हाँ, माता जी ने हमारी इस नाम को दिया था। उन्होंने कहा कि जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट तपस्या करेंगे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जहाँ आप लोग ये करेंगे कि अपने बच्चों का जीवन सफल कर सको, जहाँ टीचर्स इतने सारे जो इस बात के लिए रोज तप कर रहे हैं कि बच्चों के लिए मेहनत उनको करनी है, और ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के जीवन सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग जहाँ जिस जगह पे बैठ के तपस्या करेंगे, वो तपोभूमि के अलावा क्या हो सकता है। तो इस कैंपस का नाम तपोभूमि बहुत बढ़िया इसी तरह से रखा गया है। आशीष जी, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में, निःशक्त जनों के, दिव्यांग जनों के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए। उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं तो एक सामान्य व्यक्ति था, ट्रेन एक्सीडेंट ने मुझे स्पेशल बना दिया। स्पेशल मतलब डिसेबल। स्पेशल एक टर्म यूज़ किया जाता है डिसेबल्स के लिए, तो मुझे स्पेशल बना दिया। अब जब स्पेशल बन गया तो मैंने कहा कि अब इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र के लिए अच्छा करने के लिए मैंने सबसे पहले तो जो यहाँ का जो विभाग है उसमें जाकर के अपना इनरोलमेंट कराने के लिए कहा कि मुझे एक ऐसे वॉलेंटियर आप इसमें शामिल कीजिए। तो तत्कालीन जो कलेक्टर थे श्री हरिरंजन राव साहब, अच्छा, तो मिस्टर राव बहुत प्रभावित हुए इस बात से, और उन्होंने कहा कि आपके पास जो अच्छे सजेशंस हैं वो दीजिए। तो वो सारे सजेशंस को लेकर के धीरे धीरे मैं सब विभाग के साथ जुड़ के काम करता रहा। और इसमें कोई किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं था जिसमें कि विभाग मुझे कुछ सहायता देता था या फिर मेरी कुछ पे कर रहे हो। हाँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक मन से जुड़ा हुआ था कि अगर डिसेबल है कोई तो उसको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, बीइंग डिसेबल। और बीइंग एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में भी अगर देखें तो हमको जो भी लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए। इसी सोच को लेकर के मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। 2009 में मुझे एक डेलीगेशन लेकर के हम गए थे कलेक्टर के पास में। तब कलेक्टर थे यहाँ निशांत बरवड़े जी। तो हमने उनसे कहा कि वाई डोंट यू स्टार्ट अ स्पेशल स्कूल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड्स, दृष्टिबाधित लोगों के लिए यहाँ स्कूल नहीं। तो बोले वाई डोंट यू स्टार्ट, यू आर इन एजुकेशन, आप एजुकेशन में अच्छा कर रहे हो और आप खुद भी इस पेन को जानते हो, तो वाई डोंट यू स्टार्ट। तो देन मैंने उनसे कहा था कि सर मैं गवर्नमेंट ग्रांट और इन सब चीज़ों के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, कोयले की दलाली में हाथ काले। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि सिस्टम्स के बाहर रहकर सिस्टम को कोसो। अगर कुछ करना चाहते हो तो चुनौती लो, सिस्टम के अंदर आओ, आकर बदल के दिखाओ। बहुत बढ़िया। और आपने चुनौती ली और जी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था, उस चुनौती को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में आज प्रदेश के सबसे अच्छे ब्लाइंड स्कूल के संचालन हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और मैं उसमें बड़ी खुशी से ये बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे सहयोग विशेष विद्यालय में पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकले हैं, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ करके दिखाए हैं। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमें होप कि फ्यूचर में हमें होशंगाबाद से कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी। तो ऐसे कुछ अच्छे काम उस माध्यम से भी होते चले गए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा कोई एक अभियान था, स्पर्श अभियान। जी, उसमें भी आपने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, बहुत योगदान दिया है। जी। तो उसके बारे में और थोड़ा सा बताइए।
स्पर्श अभियान 2011 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था सीएम का। उसमें पूरे प्रदेश में जितने भी डिसेबल्स हैं उनको रजिस्टर्ड करने का था, उनको चिन्हांकित करने का था कि कितने लोग हैं, उनको क्या सहायता चाहिए, उसके पहले उनका चिन्हांकन होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ तत्कालीन कलेक्टर ने मुझे जिला सलाहकार और मास्टर ट्रेनर के रूप में एक ऑनररी रूप से काम करने का अवसर दिया, और उस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने लगभग 1-1.5 महीने तक, मैं और मेरे साथ 3 लोगों की टीम थी, और तो ये लोग मिलकर के हम लोग पूरे जिले में हर जगह हमने जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले जो सचिव हैं या फिर जनपद के कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं या ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो इन सब शासकीय लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया कि कैसे करके आपको चिन्हांकन करना है। और उसके पूर्व, स्पर्श अभियान के पूर्व होशंगाबाद में जो रजिस्टर्ड डिसेबल्स थे वो 4000 कुछ लोग थे। अच्छा। और स्पर्श अभियान में जो हमने संभावित निकाले थे वो 50,000 से ऊपर थे। अच्छा जी। और जो उसके बाद में जो मेडिकल टेस्ट के बाद में जो सर्टिफाई हुए वो लगभग 25,000 से ऊपर डिसेबल्स हैं। अच्छा। और उन 25,000 से अधिक डिसेबल्स को अगर हम सर्टिफिकेशन, उनका जो कैलिपर्स की ज़रूरत है, उनकी जो करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत है, उनको आगे कार्य करने के लिए जो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के ऊपर देखेंगे तो सरकार का बहुत सारा राजस्व उसमें लगता है। अच्छा। वो सब कुछ हुआ और इनको पेंशन भी मिलना प्रारंभ हुई। तो ऐसे बहुत सारे डिसेबल्स जो हैं उनको सहायता स्पर्श अभियान से मिली। बहुत बढ़िया। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज़ में लगता है मुझे वर्कोहलिक हूँ। अच्छा। काम काम और काम मिल जाए तो फिर उसके बाद में भूख प्यास कुछ नहीं लगती। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, गुनगुनाना अच्छा लगता है, रीडिंग इज माय हॉबी। आई मीन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि काम मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। काम के अलावा कुछ, काम ही हॉबी है। बहुत बढ़िया। आशीष जी, कोई एक ऐसा संस्मरण आप सुनाएं। इतने वर्षों में आपने बताया कि 30 वर्ष आपने अभी पूरे किए हैं जी, इनमें से कोई एक ऐसी बात जो अनायास याद आ जाती हो? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अनायास याद आ जाती हैं। एक आध उसमें से कोई पॉजिटिव सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य होता है उसके पीछे रीज़न जो है वो बड़ा पॉजिटिव होता है जी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि वर्तमान में जब वो घटना घटित हुई तो सब लोगों ने उसको शायद कोसा हो या उस चीज़ को उस समय पसंद ना किया गया हो, लेकिन बाद में वो चीज़ ऐसा लगा कि नहीं, ये तो बहुत 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 पॉजिटिव है। तो किसी एक की मतलब एक को बताना तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं क्योंकि अगर हम तार जोड़ते हुए चलते हैं तो मतलब मैं अपने जीवन को उदाहरण में देख लूँ कि कहाँ से कैसे एक व्यवसायी से शिक्षक मेरे स्टूडेंट ने मुझे बना दिया, उसके बाद में सफल संस्थाओं के संचालक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। देन लास्ट ईयर पेंडेमिक हुआ, तो पेंडेमिक में मुझे जो हमारा स्कूल एसोसिएशन है सोपास में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला लास्ट ईयर जून के महीने में। बहुत बढ़िया। जून के महीने में पेंडेमिक था, उस समय कोविड फैला हुआ था और बच्चों के लिए उस समय सोचने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, वो सभी लोग ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके हमें हेल्थ को प्रायोरिटी में ऊपर रखना है। लेकिन उस प्रायोरिटी में वो लोग ये भूल गए थे कि बच्चों का लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो नेग्लेक्ट हुआ, कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हुआ। तो उस बारे में एडवोकेसी मैंने किया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ये समझूं कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसमें अनायास ही निकलने वाली चीज़ों में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं। किसी एक का चुनाव करना बड़ा कठिन है। अच्छा, कठिन है, बहुत कठिन है। चलिए, आपसे फिर किसी दिन सिर्फ आपके संस्मरण ही सुनेंगे। जी।
एक संदेश जो आप समाज को देना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह आप सांस लेते हैं, जिस जगह का पानी पीते हैं, जिस जगह का अन्न खाते हैं, जिस जगह रोजगार करते हैं, उस जगह के प्रति सबसे ज़्यादा सम्मान रखिए। बिल्कुल। उस जगह के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये आपके कर्तव्य के रूप में देखिए। बहुत बढ़िया। अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं तो आप देशभक्त हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्थानीय जगह को जय जयकार के योग्य बनाते हैं तो आप उससे भी बड़े देशभक्त हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक आदर्श सिटीजन अगर आप इस दुनिया के बनना चाहते हैं, ग्लोबल सिटीजन एक के रूप में आप अपने आप को पहचान देना चाहते हैं, पहचान नहीं भी देना चाहते हैं, स्वयं को आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो कुछ देने का प्रयास ज़रूर करिए। आपके स्थानीय जगह को, आपको जहाँ पर आप रहते हैं उसको। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। बहुत सारी जानकारियाँ हमें आपसे प्राप्त हुई। आपकी संघर्ष यात्रा, सफलता यात्रा को हमने जाना। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ये साक्षात्कार निश्चित रूप से मेरे लिए भी एक संस्मरण है, जिसमें कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा और मेरे को बताने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आज के इस साक्षात्कार में आशीष जी के जीवन की संघर्षों को, जीवन की सफलता की जो यात्रा रही अभी तक की, आगे तो उन्हें और बहुत आगे तक अभी जाना है, पर अभी तक जहां पहुंचे हैं वहां तक की इस यात्रा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे की बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।